नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। दुग्ध उत्पादन में देश प्रथम स्थान पर, 3 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत। पीएसबी कल्चर के प्रयोग में सावधानियां, खरीफ फसलों की बुआई पूर्व तैयारी, जल संरक्षण के समुचित प्रबंध करें। भारत सरकार द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में अनेक नई पहल की गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गोकुल ग्राम की तर्ज पर गिर गाय अभयारण्य स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। पशुधन बीमा कवरेज में जहां पहले 2 दुधारू पशुओं को शामिल किया गया था, वहीं अब इसमें 2 दुधारू पशुओं और 50 छोटे जानवरों को शामिल किया गया है। देश इस समय दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की 3 सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। 4017 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से बनने वाली इन परियोजनाओं से 1 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी और 819 गांवों की 12 लाख आबादी को पेयजल प्रदान किया जा सकेगा। मंत्रिपरिषद ने बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 3736 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना से सागर जिले की खुरई, मालथौन और बीना तहसील के 296 ग्रामों की 90,000 हेक्टेयर कृषि भूमि रबी सिंचाई से लाभान्वित होगी। परियोजना से सागर जिले के राहतगढ़, जैसीनगर, मालथौन, बीना, खुरई और कुरवाई विकासखंड के 819 गांवों की लगभग 12 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। कल्चर उपचारित बीज की बुआई शीघ्र करना चाहिए। गुड़ के घोल को ठंडा होने के बाद ही उसमें कल्चर डालें। कल्चर को धूप एवं अधिक गर्मी से बचाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। कल्चर कृषि विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी विश्वसनीय स्थान से ही खरीदें। कल्चर का प्रयोग पैकेट पर लिखे अवधि तक अवश्य कर लें। इस अवधि तक उसे ठंडे एवं सूखे स्थान पर रखें। अम्लीय मिट्टी में चूने का प्रयोग अवश्य करें। किसानों को खरीफ फसलों की बुआई प्रारंभ होने से पहले ही सभी आवश्यक तैयारियां करने की सलाह दी गई है, जिससे बारिश होने के उपरांत बुआई के समय पर परेशानियों का सामना न करना पड़े। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों को गर्मी के इस मौसम में खेतों में गहरी जुताई कराने की सलाह दी है। वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही अपने कृषि यंत्रों की साफ सफाई करके उनको ठीक कर लें और बीज, खाद आदि का भंडारण भी कर लें। फसल की बुआई से पूर्व बीजों को जैविक या रासायनिक फफूंदनाशी रसायन से अवश्य ही उपचारित करके बोएं। बीजोपचार करते समय कल्चर से भी उपचारित करें। कल्चर के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले व्यय में कमी की जा सकती है। भूमि कटाव को बचाने के लिए कृषि भाई जल संवर्धन एवं भूमि संरक्षण के समुचित प्रबंध करें। इसके लिए खेतों की मेड़ बनाएं या टूटी हुई मेड़ों की मरम्मत आवश्यक रूप से करें, जिससे बरसात में बहते हुए पानी और खाद व उर्वरक युक्त उपजाऊ मिट्टी को खेतों में ही रोका जा सके। बारिश के पानी को अधिक से अधिक संरक्षित करने का प्रयास करें। इस दौरान कुआं, ट्यूबवेल इत्यादि को रिचार्ज करने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। गोरखपुर में न्यूनतम 1470 रुपए और अधिकतम भी 1470 रुपए। जबलपुर में न्यूनतम 1475 रुपए और अधिकतम 1995 रुपए। रायसेन में न्यूनतम 2200 रुपए और अधिकतम 2510 रुपए और कटनी में न्यूनतम 1200 रुपए और अधिकतम भाव 2126 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। बैतूल में न्यूनतम 2550 रुपए और अधिकतम 2637 रुपए। राहतगढ़ में न्यूनतम 2600 रुपए और अधिकतम भी 2600 रुपए। सतना में न्यूनतम 2081 रुपए और अधिकतम भाव 2800 रुपए। सेंधवा में न्यूनतम 2550 रुपए और अधिकतम भाव 2600 रुपए रहा। अंत में जानते हैं अरहर के प्रति क्विंटल भाव। सतना में न्यूनतम 3599 रुपए और अधिकतम 4675 रुपए। बुरहानपुर में न्यूनतम 2570 रुपए और अधिकतम 3001 रुपए। अजयगढ़ में न्यूनतम 3400 रुपए और अधिकतम 4660 रुपए।
और बीकन गांव में न्यूनतम 3,175 रुपए और अधिकतम भाव 3,325 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ। उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसान भाई और बहनों नमस्कार। आज का ये विशेष कार्यक्रम भोपाल दूरदर्शन केंद्र की ओर से कृषि दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत होने जा रहा है। यह है फसल संगोष्ठी। आज का यह कार्यक्रम महाकाल शिव की पवित्र नगरी, महाकवि कालिदास और प्रतापी राजा विक्रमादित्य के नगर, विश्वविख्यात आध्यात्मिक ज्ञान, कला और संगीत के केंद्र अवंतिका, उज्जैनी या उज्जैन से प्रसारित कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर जितने भी मालवा अंचल के किसान भाई मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत, और साथ ही दूर दराज में बैठे हुए हमारे दर्शकों का भी हम स्वागत करते हैं। आज ये कार्यक्रम जो हम प्रसारित कर रहे हैं, ये किसानों की सामान्य कृषिगत समस्याओं के समाधान का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में यहाँ विशेषज्ञों का बड़ा पैनल किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा। और मित्रों, जहाँ तक उज्जैन की बात है, आपने पिछले वर्ष ही यहाँ पर आयोजित
महाकुंभ भूला नहीं होगा। पूरे विश्व के लाखों करोड़ों दर्शनार्थियों का हमने यहाँ स्वागत किया था। संस्कार की धानी है ये, और यहाँ पर खेती भी किसी धर्म और संस्कृति से कम नहीं। लगभग 7 लाख हेक्टेयर में उज्जैन में खेती होती है, और तमाम तरह की खेतियों में कई फसलों के उत्पादकता में, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में उज्जैन के किसान पूरे मध्य प्रदेश में और कहीं कहीं तो देश की उत्पादकता को भी छूते हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ के किसान प्रगतिशील हैं, उन्नतशील हैं, और यहाँ की पवित्र भूमि उर्वर है। यहाँ सभी तरह के फसलों की संभावना है, और लगभग 70% सिंचित क्षेत्र में यहाँ पर कई तरह की सामान्य फसलें और उद्यानिकी फसलें ली जाती हैं। तो हम देखेंगे कि रबी और खरीफ की फसलों में जहाँ जो कठिनाइयाँ हमारे किसानों ने महसूस की हैं, उद्यानिकी में या मछली पालन में या पशुपालन में जो कठिनाइयाँ अब तक किसानों ने महसूस की हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी और साथ ही समाधान भी दिए जाएंगे। लेकिन कार्यक्रम के प्रारंभ में हम सबसे पहले परिचय प्राप्त करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञों से। किसान भाई मिले मेरे दाईं ओर बैठे डॉक्टर S.K. कौशिक साहब से, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ उज्जैन में, और ये फसल सुधार के बारे में विशेषज्ञता रखते हैं। डॉक्टर H.R. जाटव साहब, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, विस्तार सेवाएं इनका विषय है। डॉक्टर R.P. शर्मा साहब, वरिष्ठ वैज्ञानिक यहाँ मध्य में हैं और इस KVK के प्रभारी हैं, जिनके सौजन्य से हम ये आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं। श्री D.K. पांडे साहब आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, संयुक्त संचालक कृषि उज्जैन, और डॉक्टर H.V. त्रिवेदी साहब, उप संचालक पशुपालन से किसान भाई मिले हैं और पशुपालन के बारे में हम इनसे काफ़ी सारी जानकारी लेंगे। श्री प्रणय व्यास साहब बीज प्रमाणीकरण अधिकारी हैं और बीज उत्पादक किसानों के बारे में ये काफ़ी सारी जानकारी आज लेकर आए हैं। डॉक्टर D.S. तोमर साहब शस्य वैज्ञानिक हैं, KVK उज्जैन में आप पदस्थ हैं, और आपको फसलों की जो कठिनाइयाँ आ रही हैं और फसल उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं उस विषय में हम इनसे जानकारी लेंगे। श्री देव, ये सहायक मत्स्य अधिकारी हैं उज्जैन में, और मछली पालन की विस्तृत जानकारी आज हमें देने वाले हैं। डॉक्टर श्रीमती रेखा तिवारी, जो एकमात्र यहाँ पर महिला वैज्ञानिक हैं, गृह विज्ञान से संबंधित, पोषण से संबंधित और महिलाओं की गतिविधियों से संबंधित जानकारी ये आज प्रस्तुत करेंगी। श्री कमलेश राठौर साहब, उप परियोजना संचालक, आत्मा जो योजना चल रही है, आप किसान भाई सभी परिचित हो चुके हैं, उस विषय की जानकारी रखेंगे। डॉक्टर D.K. सूर्यवंशी जी, कीट शास्त्री, जो आपको कीट प्रबंधन के विषय में जानकारी देंगे, कीड़े और बीमारियों से बचने के उपाय बताएंगे। और अंत में श्री सुभाष श्रीवास्तव जी, उद्यान विशेषज्ञ, जो फल और सब्जियों के जानकार हैं, हमें बहुत सारी जानकारी आज यहाँ पर देने वाले हैं। हम अनुरोध करेंगे हमारे अतिथियों से कृपया माँ सरस्वती की उपासना करें और साथ ही ये सुमधुर भजन भी सुने माँ सरस्वती, माँ शारदा की आराधना का, जो कि मालवी बोली में ही प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रामगीर वर्मा और उनके साथी, जो कि बी हाइव कलाकार हैं, जाने माने कलाकार इस अंचल के हैं। अरे सरस्वती सिमरुला शारदा हो जी, सरस्वती सिमरुला शारदा हो जी। अरे गणपति लागो हरने पा, ओ गणपति लागो हरने पा, मेरा भैरवरा साधु ना मिले हो जी। अरे मेरा भैरवरा जोगी ना मिले हो जी।
गे करुला संदे ओ कनिया गे करुला संदे हेली मारी मेला भरम रा साधु ना मिले हो जी मेला भरम रा जोगी ना मिले हो जी अरे हेली हमारी गगन मंडल भट्टी उकले हो जी ओ हेली हमारी गगन मंडल भट्टी उकले हो जी अरे पी हमारा श्री जनहा ओ पी हमारा श्री जनहार हेली मारी सूरत नूरत प्यालो फेरी रया वो जी अरे सूरत नूरत प्यालो फेरी रया वो जी हेली हमारी गगन मंडल भोजन बन रहा हो जी अरे हेली हमारी गगन मंडल भोजन बन रहा हो जी अरे जिम मारा श्री जनहा जिम मारा श्री जनहार हेली मारी सूरत नूरत निवलो दई रया हो जी वो हेली हमारी गगन मंडल ढोलो ढालिया वो जी वो हेली हमारी गगन मंडल ढोलो ढालिया वो जी अरे बड़माला श्री जनहा ओ बड़माला श्री जनहा सूरत नूरत पंखो ढोले रया वो जी अरे सूरत नूरत पंखो ढोले रया वो जी मैं कनिया के करुला संदे ओ कनिया के करुला संदे हेली मारी मेरा भरम रा साधु ना मिले हो जी मेरा भरम रा जोगी ना मिले हो जी मेरा भरम रा साधु ना मिले हो जी मेरा भरम रा साधु ना मिले हो जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामगीर वर्मा जी। जी हाँ, तालियां तो बनती हैं। मित्रों, मैं हूँ सुदेश श्रीवास्तव, आपका साथी, और मुझे साथ देंगे आज के इस कार्यक्रम में दिनेश शर्मा, जो आपके बीच में हैं, आपके प्रश्न मंच तक पहुँचाएंगे, और साथ में प्रिंस गुप्ता जी। यहाँ पर एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने उज्जैन का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। श्री योगेंद्र कौशिक जी, कृपया अपने स्थान पर बीच में खड़े हो जाएं। योगेंद्र कौशिक जी ये मिले, ये कृषि कर्मण अवार्ड विजेता हैं। भारत सरकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है कृषि कर्मण अवार्ड, इनको 1 लाख रुपए का पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। इसके बाद भी एक बार और प्रधानमंत्री जी से ये अच्छी खेती के लिए, उन्नत खेती के लिए अवार्ड ले चुके हैं, और हमें बताया गया कि इन्होंने लगभग 95-96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गेहूं का उत्पादन लिया है।
कितने बड़े गौरव की बात है, सारे रिकॉर्ड इन्होंने ध्वस्त कर दिए और आज तक देश में किसी और किसान का ऐसा उदाहरण नहीं है। कौशिक जी, हम आपसे बाद में बात जरूर करवाएंगे, आपसे वो राज पूछेंगे कि आपने इतने कैसे उन्नत खेती की। लेकिन फिलहाल प्रश्न लेकर आ रहे हैं दिनेश शर्मा। किसान भाइयों, हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक ऐसी महिला किसान ने से जिन्होंने पढ़ लिख कर कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। हमारे बीच में है बहन पुष्पा जी। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा चौरसिया है। मैंने पीएचडी की है और इसके बाद में अपने उद्यानिकी की ओर मेरा रुझान हुआ। विगत 18-19 साल से मैं बगीचे में लगी हुई हूँ। मैं सीधे प्रश्न पर आ रही हूँ। मेरा एक प्रश्न है और समस्या भी है। मेरा आम का बगीचा है, उसमें इस साल कुछ आम अपने मतलब पेड़ पे ही उसमें दरार पड़ जाती, फट जाते हैं, तो कारण क्या है? आपने बहुत गंभीर और सहज भी कहूँगा, आम में जनरली जो है फटने की समस्या नहीं आती। इसमें दो ही कारण हो सकते हैं। या तो हम जो सिंचाई कर रहे हैं उसमें जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। एक बार आप जो है 15-20 दिन का जो है गैप देके फिर भरपूर पानी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें जो है फटाव आना स्वाभाविक है। उसमें मेरा सजेशन ये है कि आप जो है ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें और जो सिर्फ 1 घंटे में 4.5 लीटर पानी आपको देगा और उसमें आपको वाटरिंग को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो है आप अपनी ज़मीन के थोड़ी सी सॉइल टेस्टिंग कराएं। यदि उसमें सल्फर की कमी होगी तो उसकी कमी से भी जो है फल फटते हैं। प्रिंस, आप प्रश्न करवाने वाले हैं अपने किसान से। जी, बहुत धन्यवाद एसपी सर। मेरे साथ एक किसान है, उनसे सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा आपका, कि आपका नाम? सर हकम सिंह आइना, गांव आकाशौदा, जिला उज्जैन, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन। आपका सवाल, अब आप क्या पूछना चाहते हैं, किस तरह का सवाल? सर मेरा सवाल ये है, समस्या सोयाबीन में एक ही रहती है कि खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सवाल। सोयाबीन के उत्पादन में या किसी भी फसल के उत्पादन में जो विभिन्न क्रियाएं हम करते हैं उत्पादन के लिए, उसमें खरपतवार नियंत्रण का अपना एक अहम रोल है। यदि इसको ढंग से नहीं किया जाए तो ये आप मान के चलिए कि 15% से लेकर लगभग 100% तक का नुकसान आपकी उपज में हो सकता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि प्रथम विकल्प के रूप में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। हमको वो सब नहीं करना है। आज की परिस्थिति और मौसम को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि हम समन्वित निंदा प्रबंधन का प्रयास करें। उसमें हमारी खेत की हकाई, जुताई, निदाई, गुड़ाई से लेके और आखिरी विकल्प होता है कि हम किसी रासायनिक दवाई का प्रयोग करें। इसमें सबसे अच्छा विकल्प सोयाबीन के लिए जो है कि हमारे किसान भाई वापस से डोरा और कुल्पा चलाना शुरू करें। ये एक ऐसी फसल है जिसमें कि यदि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हुआ तो आपको सही उत्पादन नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण की बात है, इसमें भी हमारे पास 3 श्रेणी के खरपतवार नियंत्रक हैं। सबसे पहले वो दवाई है जिसको कि हम खेत में फसल की बोनी से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंतर्गत फ्लूक्लोरेलिन, जो पहले बासालिन के नाम से आता था, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद 3 या 4 ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको कि बोनी के तुरंत बाद से लेकर 3 दिन की अवस्था तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है मेट्रीब्यूजिन, जो 750 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से उपयोग होता है। दूसरी है एक सबसे नवीनतम जो मॉलिक्यूल आया, वो डाइक्लोसुलम आया है। बोनी के तुरंत बाद से लेके 3 दिन के अंतर्गत हमको इसको स्प्रे करना है। और तीसरी श्रेणी के जो खरपतवार नियंत्रक होते हैं वो होते हैं जो फसल उगने के बाद हम 15 से 25 दिन की अवधि में करना होता है। इसमें आपका इमीजेथियोपायर है, फेनॉक्सीप्रोपिथाइल है और क्विजोलफापिथाइल है। इन सभी का आप यदि समन्वित ढंग से प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खरपतवार नियंत्रण का आपको अच्छा लाभ मिलेगा और फसल उत्पादन आपको अच्छा प्राप्त होगा। दिनेश, अगला प्रश्न कर रहे हैं। मेरा नाम योगेंद्र कौशिक है, ग्राम अजड़ावदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन का कृषक हूँ। गेहूँ में मुझे कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ। मेरा गेहूँ का उत्पादन 95.32 क्विंटल प्रति हेक्टर रहा। कौशिक जी, क्या तकनीकी आपने अपनाई थी? ये प्रश्न हमारी ओर से है। सर, सबसे पहले तो मैं ने जो तकनीकी अपनाई, और मैं किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि वो सबसे पहले अपना मिट्टी का परीक्षण करें और परीक्षण के अनुरूप उर्वरक प्रबंधन सबसे अहम। दूसरा, गुणवत्ता युक्त बीज। तीसरा है हमारा बोनी का नियत समय
ये भी बहुत अहमियत रखता है श्रीवास्तव साहब कि बोनी का अगर समय से पूर्व या समय से बाद हुई तो उत्पादकता में कमी आती है। बीज दर, गुणवत्ता युक्त बीज, बीजोपचार और जल प्रबंधन समय से, बस फिर भगवान महाकाल का ये आशीर्वाद होना चाहिए कोई प्राकृतिक प्रकोप न हो, उत्पादकता में कमी नहीं आएगी। दिनेश, इनका मोबाइल नंबर जरा ले लीजिए तो सभी किसान भाई बाद में भी अपना मोबाइल नंबर बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9926777019। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक साहब, आपको बधाई भी। और प्रिंस से हम चाहेंगे अगला प्रश्न करवाना। जी बिल्कुल। मालवा के बारे में कहा जाता है कि मालव धरती घर गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। वही किसान भाई आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं अपने सवालों को लेकर, क्योंकि वही इस धरती को अन्नदाता के रूप में उपज बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मैं गोवर्धन ढोडरिया धाकड़, खाचरोद जिला उज्जैन से आया हूँ इस कार्यक्रम में। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि लगभग 32-33 वर्षों से आकाशवाणी से जुड़ा हूं और बाद में दूरदर्शन से भी जुड़ा हुआ हूं कृषि से संबंधित कार्यक्रम में। जी। मेरा आज का प्रश्न यह है कि जो सौर ऊर्जा है उसका उपयोग कृषि में किस तरीके से उसको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है, और भारत शासन की जो योजना है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाए, तो उसके उस क्षेत्र में इसके लिए सौर ऊर्जा के से संबंधित जो है विद्युत पंप है या जो भी चलाना है, उसके लिए भारत शासन की ओर से कितनी सब्सिडी दी जा रही है और क्या क्या सुविधा दी जा रही है जिनका लाभ उठा के किसान ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। ऊर्जा विभाग से आपको संपर्क करना होगा क्योंकि वो एक बड़ा विषय है और नया विषय है, तो आपको ऊर्जा विभाग से संपर्क करना पड़ेगा सोलर पंप लगाने के बारे में भी। और सोलर ऊर्जा चूँकि भारत सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है, किसानों की सहयोग कर रही है, लेकिन वहाँ आप संपर्क कीजिएगा क्योंकि इस समय हमारे साथ वो विशेषज्ञ नहीं है। लेकिन खेती को लाभ का धंधा बनाने की आपने बात कही, बहुत अच्छा एक बात आ रही है। और हम चाहेंगे कि यहाँ KVK के जो डॉक्टर RP शर्मा साहब हैं, समन्वयक हैं KVK के, वो इस बात को संक्षेप में रखें कि कैसे किसान खेती को लाभ का धंधा बना सकता है और ऊर्जा, सौर ऊर्जा भी उसमें सहायक है। ये तो बात है ही। धन्यवाद डोडेरिया जी, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका कि जब तक हम लोग खेती में लागत कम नहीं करेंगे निश्चित रूप से खेती लाभ का धंधा नहीं बनेगी। तो उसमें मात्र मैं 2-3 चीज़ कहूँगा। एक तो आदान का जो उपयोग है, आदानों का उपयोग समुचित मात्रा में सही समय पर करें हम, और दूसरा जो है खेती के साथ में खेती से संबंधित जितने व्यवसाय हैं जैसे डेयरी पालन है, मछली पालन है, उद्यान की फसलें हैं, इसके साथ में भी करेंगे तो ही खेती लाभ का धंधा बनेगी। इसमें हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र ने अलग अलग किसानों के हिसाब से अलग अलग मॉडल बनाए हुए हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में अभी गिर गाय पालन शुरू किया है, सिरोही बकरी पालन है, मुर्रा भैंस है, और उद्यानिकी की फसलों के लिए भी हम लोग ऐसी 2 हेक्टेयर का किसान है और सिंचित की ज़मीन है तो उसके लिए हम लोगों ने एक मॉडल अलग तैयार किया है। यदि 1 एकड़ ज़मीन है और रेनफेड है, असिंचित है, एक हमारा आदिवासी किसान है, तो उसके लिए भी हम लोग अलग से एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को स्वागत है, यहाँ पे आएँ और मॉडल को देखें और अपने को अपनाएं, अपने खेत में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आय जो है किसानों की निश्चित रूप से दुगनी हो जाएगी। धन्यवाद। और इसी प्रश्न में मैं चाहूँगा कि DK पांडे साहब वो भी जोड़ दें कि भारत सरकार की कई योजनाओं में जैसे आत्मा में या NFSM में या दूसरे में प्रयास ये किए जा रहे हैं कि समस्त विभाग मिलकर किसान का कल्याण करें, उसको लाभ की खेती की राह दिखाएं। पांडे साहब थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। साथियों नमस्कार। जैसे अभी शर्मा जी ने बताया, इसमें शासन हमारी करीब विभाग में हमारी 15 से 20 योजनाएं चल रही हैं जिनका सबका उद्देश्य है हमारा कि उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं। जैसे हम बीज दर को कम करना, बीज में सब्सिडी देना, तो ये ऐसी योजनाएं इसमें लागू हैं जिसमें कि आप उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। अभी जैसे बीज दर हमारी तय हो गई, इसमें 1000 रुपये आपको बीज दर में अनुदान मिलेगा। 47 सर सोयाबीन का बीज आया, आपको 37 रुपये मिलेगा, 1000 रुपये सब्सिडी आपके खाते में जाएगी। RKVY की हमारी योजना है, NFSM की योजना है, MUP योजना है, सब योजनाओं में हम आपको किसानों को लाभ दे रहे हैं। स्प्रिंकलर है, पाइपलाइन है, सब में आपको सब्सिडी मिलती है जिससे कि आप उसको कम दर में प्राप्त करके उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। और इसी तरह से आत्मा योजना और कई और ऐसी योजना है, RKVY योजना है, जिसमें किसानों को विभिन्न जो उनकी उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और कृषि को मिलाकर किसान को पूरा पैकेज दिया जा रहा है। इस योजना के बारे में भी आप बाद में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिनेश शर्मा, अगला प्रश्न क्या है? किसान भाइयों, बादलों का देखकर किसानों का भी मन
घबरा रहा है कि कब बरसात हो जाए और खाद बीज की व्यवस्था कैसी है, ऐसे ही कुछ विचार है इनके मन में। अपना परिचय दें और बात कहें। सर मेरा नाम संतोष परियार, नौगांव से बिलोंग करता हूँ, तहसील तरान, जिला उज्जैन, MP। सर मैं चाहता हूँ कि अभी बारिश बहुत पास में आने वाली है, तो खाद और बीज की कुछ ऐसी बताएं कि कितना क्या डालें और कौन सा खाद कब मिलेगा, किस सही डालना। आप चूंकि उज्जैन जिले के किसान हैं तो ये तो आपकी समस्या का निराकरण पांडे साहब ही कर सकते हैं। मुख्यतः अपने 90% क्षेत्र ऐसा है जिसमें सोयाबीन की बोनी करते हैं। सामान्यतः किसान जो है बीज के साथ में यहाँ पे DAP और NPK मिला के और दें। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि खाद जो है हमेशा बीज के नीचे जाना चाहिए। इसमें मोटा मोटा है कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलो स्पोर और 20 किलो पोटास, इसके साथ में 20 किलोग्राम गंधक अवश्य दें 1 हेक्टेयर में। और पूरा का पूरा खाद जो है सोयाबीन के खेत में आपको बोनी से पहले देना है। ध्यान रखें किसी भी परिस्थिति में हमको बीज के साथ में खाद नहीं बहना। दूसरा जो है, यदि मोटे तौर पे देखते हैं तो 1 बीघा में 1 बोरी NPK आप और दें तो निश्चित रूप से कोई कमी नहीं आएगी। सोयाबीन में विशेषकर ध्यान रखें, इसमें गंधक की कमी निश्चित रूप से आती है। गंधक की कमी के लक्षण मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि ऊपर की पत्तियाँ पीली पड़ें, ठीक, पहला। दूसरा, पत्तियों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो और शाखाओं की लंबाई कम रह जाए, फसल बोनी हो जाए। बोनी मतलब औसतन जो लंबाई रहती है, मान लीजिए आपका 93.05 या 80 सेंटीमीटर बढ़ती है, उसकी लंबाई जो है 60 और 65 सेंटीमीटर, तो उसको हम बोनी कहेंगे। तो ऐसे पौधे कुछ आपको दिखें तो निश्चित रूप से मानिए उसमें गंधक की कमी है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन एक तिलहनी फसल है, तो इसमें हर परिस्थिति में आपको गंधक का उपयोग जरूर करना है। गंधक की मात्रा 20 से लेकर के 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोनी से पहले ही आपको देना है। धन्यवाद। नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, देवास से हूँ, ग्राम छोटी चुल्लाई से। जी, आपका सवाल क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी बताइए। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ खरीफ में आपको 1.5% ही आपको इसमें प्रीमियम लगना है। रबी की फसल में आपको 2% का प्रीमियम लगना है। और इसके बाद जो आपकी व्यावसायिक फसलें हैं, जो हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, उसमें अपने को 5% प्रीमियम लगना है। सबसे पहले आपको ये करना है, जो कोऑपरेटिव या जहाँ से बीज लेते हैं उनका बीमा तो अपने आप हो जाता है। और अरण्य किसान जो हैं उनको आपको जाकर के बैंक में संपर्क करना पड़ेगा, अपना बीमा कराना पड़ेगा। यदि आपने कहीं समिति से बीज लिया है तो अपने ऑटोमेटिक बीमा है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास अरण्य किसानों के हैं। ऋणी किसान तो हमारे पास पर्याप्त हैं। अरण्य किसानों के लिए हम काफ़ी प्रयत्न करते हैं, उनको बताते हैं कि ये बीमा का आप लाभ उठाएं, जिससे कि आपको जो फसल का नुकसान होता है वो आपको मिल सके। धन्यवाद पांडे साहब। सर SP सर, यहाँ एक चीज़ इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनको युवा किसान सिंहस्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो राज्य स्तर का है। उसके लिए भी इनको बिल्कुल तालियां होनी चाहिए। अपना परिचय दें और अपनी समस्या बताएं। मेरा नाम है प्रकाश परमार और मैं चंदूखड़ी गांव से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बच्चे कमज़ोर क्यों रहते हैं, इसके बारे में मैं रेखा तिवारी मैडम से पूछना चाहती हूँ कि बच्चे कमज़ोर इसके लिए क्या कर सकते हैं। गांव में खास तौर पे महिला और बच्चों में कुपोषण की समस्या बहुत आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारी जो भोजन की थाली है वो पौष्टिक नहीं है। गांव के परिवेश में सुबह शाम दाल का सेवन किया जाता है। इसमें हमारे सारे किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं चाहूँगी कि सबके घर के आगे या पीछे जो भी छोटा मोटा आहता है या बाड़ा है वहाँ पर सब्जी ज़रूर लगाए। सब्जी में हर तरह की सब्जी का समावेश होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पालक या जो भी अपन पत्ते वाली सब्जी बोलेंगे वो भी होना चाहिए, फल वाली भी होना चाहिए, फली वाली भी होना चाहिए, बेल वाली भी होना चाहिए, यहाँ तक कि कंद वाली भी होना चाहिए। क्योंकि कंद वाली आधे से ज़्यादा सब्जी सलाद के रूप में इस्तेमाल होती है। और ये सारी सब्जियाँ यदि अपने भोजन में समाविष्ट होगी तो बहुत सारी बीमारियों से भी हम दूर रह सकते हैं। और रक्त अल्पता या जो प्रोटीन और एनर्जी के कारण कमी आ जाती है वो भी हम दूर कर सकते हैं। तो बहुत कम पैसों में अपन बहुत अच्छी तरीके से पौष्टिक सब्जी अपने घर के अहाते में लगा सकते हैं और इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मैडम जी, एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे। आपका जो उद्यानी का बीज है KVK का आपने लगा के, लेकिन अच्छा लगता नहीं है, बिल्कुल हमारी जमीन बिल्कुल खराब हो गई। स्पष्ट बात है। हाँ, जानती हूँ आपका चंदूखेड़ी और बदरखा बाबा में ये परेशानी इसलिए भी आ गई थी क्योंकि बारिश का पानी आ गया था। तो वो थोड़ा सा ढलान वाला एरिया है, वहाँ पर अपने को खरीफ में अगर सब्जी लगा रहे हैं तो वो कूड़-मेड़ पद्धति जो होती है उसमें अपने को उस बीज को लगाना है। क्योंकि सब्जी का बीज जो होता है बहुत छोटा भी होता है, नाजुक होता है। पानी यदि वहाँ भर जाता है तो फसल अपनी ख़राब हो जाती है। और अपन बहुत छोटे पैमाने पे सब्जियों को लगाने के लिए किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे थे। और अगर अपना पालक का बीज गल जाता है तो वो बारिश का पानी अपना थोड़ा सा बहाव में होना चाहिए या कूड़-मेड़ पद्धति से अगर लगाते हैं तो फिर आपकी सब्जी खराब नहीं होगी। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत ताजपुर से मैं कृषक मित्र हूँ। हीरालाल लोहाना मेरा नाम है। मेरा गांव यहाँ से 13 किलोमीटर मक्सी रोड पे है। मैं 2 हेक्टेयर का जैविक बगीचा लगाया है। जेन इरिगेशन की पूरी ड्रिप लगी हुई है और
मैं थोड़ा सा मेरा सवाल ये है कि बगीचे में एकदम ज़ोरदार फल है, मीठा तो इतना है कि जिसने एक बार खाया दूसरी बार डबल से भी बुलाएगा और याद करेगा। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि अभी खुदाई चल रही है, जैविक का पूरा खाद भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे इस मामले में जानकारी मिले कि जो चमक होती है वो कौन सी चीज़ डालें उसमें अपन जो चमक मिल जाए। अगर पोटास डाल देंगे तो जैविक खत्म हो जाएगा। तो मेरा थोड़ा ये प्रश्न। आपको बधाई इसलिए देता हूं कि आपने पूरी तरह से पहाड़ियों पे और पत्थरों के बीच में बगीचा लगाया है और उसमें जो है ड्रिप लगा के आपने एक नया इतिहास कायम किया है। जहाँ तक आपके जो है उसकी चमक और जो है क्वालिटी की बात है, जामफल में जो है अधिक पानी दोगे और अगर गर्मी में आपने ज़्यादा पानी दे दिया और जो है बारिश में आपने जो है फल बाहर ली तो आपका टेस्ट डाउन हो जाएगा। उसमें जो फल आता है वो जैसा आपका सर्दी में जो है टेस्ट आता है वो टेस्ट आना चाहिए। उसके लिए आपको बाहर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फल बाहर में जो 3 आती हैं उनमें से सिलेक्टेड बाहर आपको लेना पड़ेगी और आपको कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैविक करते हैं, आप उसमें गोबर का और जो है बायो कंपोस्ट की ज़रूरत कर दिए। केचुआ खाद आपके पास जो है वर्मी कंपोस्ट का मॉडल पड़ा है, उसका आप उपयोग करिए और जो है फल बाहर उपचार आप कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है फल में आनंद आएगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, उसके लिए धन्यवाद। ये वर्मी कंपोस्ट की आपने चर्चा कर ही दी है तो मैं चाहूँगा डिप्टी पीडी आत्मा साहब ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें। वर्मी कंपोस्ट क्या है, किस तरह से किसानों के लिए फ़ायदेमंद है? श्री कमलेश राठौर हमको बता रहे हैं। मॉडल यहाँ सामने राठौर साहब। किसान भाइयों जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का मॉडल है। अगर हमको जैविक खेती करना है तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैविक खेती के साथ हमको पशुपालन करना पड़ेगा। जैविक खेती के मुख्य 3 घटक आपके सामने वर्मी कंपोस्ट, नाडेप और बायोगैस। बिना इन तीनों घटकों के जैविक खेती संभव नहीं है। इन जैविक खेती करने के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट में कभी भी इसमें ताज़ा गोबर या ताज़ा कोई भी खाद नहीं डालना है। इसके लिए पहले उसको 10 से 15 रोज़ दूसरे स्थान पर डिकम्पोज करना है। इसके बाद आपको इसमें स्थानांतरित करना है। इसका एक अलग अलग साइज होता है, 10 बाई 5 और 1.5 फीट। एक चीज़ का विशेष बताना चाहूँगा कि जहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं, 1.5 फीट से ज़्यादा हाइट नहीं रखना है, क्योंकि 1.5 फीट से अगर ज़्यादा हाइट रखी तो उसके जो केचुए हैं वो मर जाते हैं। तो इसमें हमको वर्मी पिट तैयार करने में उसमें हम उसको स्थानांतरण करेंगे उसमें, और उसकी गहराई पे विशेष ध्यान रखें। इसके लिए आप कभी भी आत्मा परियोजना में आके या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आके विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद कमलेश राठौर जी। दिनेश, अगला प्रश्न। आप क्या जानना चाहेंगे वो अपना परिचय दें। मैं राजेंद्र सिंह सोलंकी, ग्राम बरखेड़ी, तहसील घटिया, जिला उज्जैन का कृषक हूँ। मैं शुरू से मत्स्य विभाग मत्स्य कृषक के नाम से पूरे उज्जैन में जाना जाता हूँ। मैं समन्वित खेती में मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री, अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मतलब अवार्ड आउट हूँ, मतलब वाइब्रेट टू गुजरात में। तो भैया थोड़ी तालियां तो यहाँ भी बनती हैं। और जी, उज्जैन से मेरे को जिला स्तरीय पुरस्कार, तहसील स्तरीय पुरस्कार, सभी पुरस्कार मिले हैं। क्योंकि समन्वित खेती में मेरे उज्जैन जिले में मैं जो 1 हेक्टर में जो तालाब मैंने बनाया है उसमें मछली पालन करता हूँ। उसके लिए मेरे को कौन कौन सी जाति डालना चाहिए, मछली बीज का कहाँ से मिलेगा, ये मेरा प्रश्न पहला है। दूसरा प्रश्न, रंगीन मछली पालन कैसे शुरू किया जाए, यह मेरा दूसरा प्रश्न है। और इसके ऊपर शासन के द्वारा क्या सहायता दी जाएगी वो सभी कृषकों को मालूम पड़े, ताकि उनको जानकारी मेरे अलावा दूसरे कृषक भी उसके प्रोत्साहन हो। जैसा कि आपका 1 हेक्टर का तालाब है, अगर किसी मत्स्य कृषक का 1 हेक्टर का तालाब होता है तो वो अपने उस तालाब में उंगली का, जो मछली का एक साइज होता है उंगली का, जो उंगली के बराबर की होती है, उस साइज़ की मछलियाँ 10,000 मछलियाँ 1 हेक्टर पे डालने का प्रावधान है। अगर आप 10,000 मछलियाँ उस पर डालते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन उस पर मिलेगा, क्योंकि इससे अधिक डालेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि भोजन की मात्रा उसमें कम हो जाएगी, प्रतिद्वंदता बढ़ जाएगी। अब बात आपने पूछा था अपने प्रश्न में कि कौन कौन सी प्रजातियाँ डालें। इसमें प्रमुखतः जो हमारी भारतीय किस्में हैं, रोहू, कतला और मृगल, ये मुख्यतः 3 प्रजातियाँ हैं जो मत्स्य विभाग द्वारा आपको प्रदान की जाती हैं। मत्स्य विभाग में
हमारा मत्स्य प्रक्षेत्र होता है जहाँ पे हम मत्स्य बीज का उत्पादन करते हैं। जहाँ कहीं भी जिस जिले में भी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र है वहाँ से आप इस मत्स्य बीज का उपलब्ध आपको हो जाता है मत्स्य विभाग द्वारा। वहाँ से आप ये प्रजातियाँ ले सकते हैं और ये प्रजातियाँ इसलिए भी दी जाती हैं कि क्योंकि इनका आपस में कोई प्रतिद्वंद नहीं है और ये वृद्धि भी तीव्र गति से करती हैं। जैसे कि हम अभी मालवा क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पे पानी कम रहता है, 7 से 8-9 महीने तक पानी रहता है। तो इन प्रजातियों का आप संचयन करके वहाँ पे अच्छा उत्पादन मत्स्य से आप पा सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका था कि रंगीन मछली आपको करना है तो आप मत्स्य पालन विभाग से क्या सहायता मिलेगी आपको और कैसे प्रारंभ करें। इसके लिए अभी वर्तमान में इसी वर्ष से प्रारंभ हुई है नीली क्रांति जिसे हम कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको रंगीन मछली के लिए या फिर तालाब निर्माण के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। और इस नीली क्रांति में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें 50% का अनुदान मिलता है। आप मछली का रंगीन मछली का जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, प्लांट बनाओगे, छोटे छोटे टैंक बनाओगे या छोटा तालाब बनाओगे, वो आप जितने भी एरिया में बनाओगे और जो भी उसकी लागत आती है, जो भी एस्टिमेट उसकी कॉस्ट है, उसका 50% आपको अनुदान रहेगा। और ये अनुदान सभी वर्गों के लिए रहता है, इसमें वर्ग का कोई बंधन नहीं है, सभी के लिए 50% की छूट है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? जी सर नमस्कार, मेरा नाम हुक्म सिंह कराड़ा है, ग्राम खजूरा सदर, तहसील घटिया, जिला उज्जैन। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि औषधि वाली खेती करके हम किस प्रकार से लाभ कमा सकते हैं और कौन सी खेती ऐसी औषधि वाली करें जिससे हमें लाभ मिल सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ आपका जो है फलित उद्यान है, जहाँ आपका जो है संतरा का बगीचा है, जहाँ आपका अमरूद का बगीचा है, जहाँ आपका आंवले का बगीचा है, उसके बीच में जो छायादार जगह है उसमें आप जो है औषधि फसलों की खेती कर सकते हैं। उज्जैन में जो हमने प्रिस्क्राइब किया है उसके लिए तुलसी और अश्वगंधा 2 फसलों का जो है हमने चयन किया है और इन दोनों फसलों पे 30% अनुदान भी विभाग के द्वारा दिया जाता है और उसको जो है उसका पंचांग बिकता है और वो जो है हमारे पास जो नीमच मंडी है उसमें बहुत अच्छा रेट मिलता है। और इस बार जिन किसानों ने लिया है उनको 1-1 लाख की एक्स्ट्रा फसल से इनकम हुई है। पूरा परिचय दें और प्रश्न करें। सर मेरा नाम अनीसा है, मैं बदरखा बाबाजी जिला उज्जैन से आई हूँ। हम महिलाएं हमेशा खेतों में काम करती हैं तो बहुत सी मतलब हाथों से ही करते हैं, लेकिन सुना है कि मशीनें भी छोटी वगैरह बनाई गई हैं, जिसके आप हमें जानकारी दें। जैसे कि हाथ का चलना है तो वो रस्सी से लटके हुए बड़े चलने भी है जिसको आप आसानी से आपका अनाज छान सकते हो। इसके अलावा जो डोरा चलाने की बात अभी सर बोल रहे थे, तो डोरा भी हस्ते चलित वाले बहुत अच्छे निकले हुए हैं, वो भी आप महिलाओं द्वारा चलाए जा सकते हैं। उसकी कीमत भी काफ़ी कम है। हाथ से अगर आप कटाई में देखो तो गेहूं कटाई में काफ़ी शारीरिक श्रम लगता है और बहुत समय भी लगता है। तो अभी के समय में वैभव सिकल और एक नवीन दराता करके निकले हुए, ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। गांव में जो दराता इस्तेमाल किया जाता है वो आम तौर पे थोड़ा सा गोल होता है, ये थोड़ा सा आप देखेंगे गोलाई में कम है। इसके अलावा इसका हैंडल जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जिससे आपके हाथ में जो घाव हो जाते हैं जब आप कोई भी फसल काटते हो तो उससे आपको यहाँ पर घाव नहीं होंगे। साथ में ये जब आप काटेंगे, आप जब पकड़ोगे गेहूं को तो अब आप सीधा काटते हो, आपके दराते से सीधा काटते हो। इसमें एक तरफ करवट जैसे दांत बने हुए और एक तरफ प्लेन है, तो इसमें क्या होता है करवट वाले दांतों में वो आपका कटा वाला हिस्सा बैठ जाता है, जिससे वो हिलेगा नहीं गेहूँ। साथ में एक छोटी सी तकनीक इसमें होती है बहन जी, उसमें क्या आपको ऊपर से गेहूँ जब आप पकड़ोगे तो इसको थोड़ा सीधा रखकर हल्का सा घुमाना है। जब उसमें वो पकड़ बना लेता है उसके बाद में आपको गेहूं को खींचना है। मक्का छिलाई यंत्र कहेंगे। इसमें दोनों तरफ देखेंगे, एक तरफ छोटा हिस्सा है और एक तरफ बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मक्के की जो बनावट होती है वो एक तरफ बड़ी होती है और एक तरफ छोटी होती है। तो छोटे वाले के इसमें अपन छोटे वाला हिस्सा और बड़े वाले के इसमें अपन बड़े वाले हिस्से को डालकर पहले आगे पीछे करके इसको अपन घुमाकर आराम से निकाल सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है जी सर, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी आपको। हाथों से करते उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। एक तो ये चीज़ भी टूट जाती है, दूसरा जो आपका बीज के लिए अगर आप मक्के को रख रहे हो तो बीज भी आपका ख़राब हो जाता है। इसमें पूरे के पूरे दाने आपके
100% वैसे के वैसे निकल आ जाएंगे, टूट फूट की कोई संभावना इसमें नहीं है। साथ में ये छोटा है, सुबह शाम दोपहर कभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। मात्र 70 से 80 रुपये का ये छोटा सा औजार है जो महिलाओं के लिए बनाया गया है। यहाँ पर मेरी अब फिर एक अनुरोध है कि महिलाओं के लिए जो यंत्र बने हैं उनको भी जरूर हमारे घर में थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम इंदर सिंह जादौन है और मैं मताना कला देवास रोड पर रहता हूँ। मैं आए दिन जो है खेती गृहस्थी कार्यक्रम में भी जाता हूँ, किसानों को संबोधित करता हूँ। मेरा हमारे यहाँ डीडी से साहब जो त्रिवेदी जी बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम मिल्क उत्पादन में इतना पीछे क्यों चल रहे हैं। हमारे यहाँ की गाय यदि विदेश में जाती है तो वो काफ़ी प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन देती है। दूसरा मेरा जो है यहाँ कृषि विभाग से संबंधित सभी बैठे हैं, तोमर साहब अपने शर्मा जी बैठे हैं, ये अपने तोमर साहब बैठे हैं। तो अभी जो है सोयाबीन का समय आ रहा है, तो सोयाबीन की एक कौन सी वैरायटी किसान लगाए और किस पद्धति से उसकी बोनी करे ताकि किसानों को उसका लाभ अच्छा मिले। ऑल इंडिया जो लेवल का दूध का उत्पादन है उसमें हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका स्थान चौथा है और मध्य प्रदेश में भी उज्जैन जिले का स्थान जो औसत जो है 535 मिलीलीटर पर प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है उसमें उज्जैन जिले के जो 570 है। मतलब वो भी उन्हें प्रदेश में भी उज्जैन जिला बहुत अच्छे अग्रणी स्थान पे है। ये आप सब लोगों के मैंने जानकारी के लिए मैं लाना चाहता हूँ। रहा सवाल कि हमारे देश में जो दूध उत्पादन है उसमें सबसे अच्छी जो गाय हैं, दूध अच्छी नस्ल वाली मैंने जो गिर नस्ल की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी सामने दिख रही हैं, गिर नस्ल की गाय हैं, थारपारकर, रेड सिंधी और साहिवाल। ये 4 ऐसी देशी नस्ल की जो गाय हैं उनका दूध उत्पादन बहुत अच्छा है और आमतौर पे जो है वो बीमारियों से भी मुक्त रहती हैं। और ये इसलिए देशी नस्ल की तरफ जो हमारा मध्य प्रदेश शासन का भी रुझान है, इसलिए शासन ने गोपाल पुरस्कार योजना लागू की है जिसमें औसत जो दर है दूध उत्पादन का उससे थोड़ा सा अधिक मैंने 25% दूध जिसका ज़्यादा हो वो प्रतियोगिता में लाई जाती है और मध्य प्रदेश शासन द्वारा उसको जिला स्तर पे जो है 50,000 का प्रथम पुरस्कार मिलता है। यहाँ के किसान बंधु जो हैं वो जल्दी पकने वाली प्रजातियों की तरफ विशेष ध्यान देते हैं और जल्दी पकने वाली प्रजातियों में एक प्रजाति का नाम है JS 9560। वो पहले से आपके खेतों में है लेकिन उसमें एक्सल ब्लाइट की, झुलसा रोग की जो समस्या आई है उसके निदान स्वरूप 4 नई प्रजातियाँ अभी निकाली गई हैं। उसमें एक प्रजाति सबसे विश्व में पहले पकने वाली प्रजाति का नाम जो है वो JS 2034 के नाम से प्रचलित है और किसान भाई अपने खेतों पे 2 साल से ट्रायल लेकर के 4.5 से 5 क्विंटल प्रति बीघा, यूँ कहें कि लगभग 24 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन ले रहे हैं। दूसरी प्रजाति जो है वो थोड़ी सी लंबी अवधि की है, 93 से 95 दिन की अवधि की, उसका नाम है JS 2029। ये प्रजाति जो है रोएंदार प्रजाति है जिससे कीटों का प्रकोप कम होता है और उत्पादकता में 25 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती है। एक प्रजाति मध्यम अवधि की और है जिसको हम कहते हैं RVS 2001-4। इस प्रजाति की उत्पादकता अलग अलग किसानों खेतों में निर्भर करती है। 25 क्विंटल से लेकर के 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक किसान इसका उत्पादन ले रहे हैं। मेरा नाम सत्यनारायण पांचाल है, मैं गांव खोखरी तहसील नागदा से आया हूं। सर मेरा ये प्रश्न है कि सोयाबीन में रासायनिक फफूंदनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए बीज उपचार के लिए या जैविक फफूंदनाशक का इस्तेमाल करें जिससे सोयाबीन में कोई बीज रोग नहीं आए। बाबूलाल नायक है, ग्राम सालाकड़ी में निवास करता हूँ और तहसील गठिया, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश का। मेरा सवाल ये है सर कि सोयाबीन मुख्य फसल है हमारे किसानों के लिए, सोयाबीन में इल्ली को कैसे नियंत्रित किया जाए। दोनों किसान भाइयों के सवाल का स्वागत है क्योंकि अपना मध्य प्रदेश सोया राज्य कहलाता है और यहाँ पे कीड़ों और बीमारियों की समस्या विगत कुछ वर्षों में देखी गई है। पहला सवाल हमारा किसान भाई का था बीज उपचार के ऊपर। तो बीज उपचार आपको अवश्य करना चाहिए और जैसे आपने बोला कि जैविक से करें या कि रासायन से करें, जैविक से भी बीज उपचार करेंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात विशेष ये है कि आप जैविक से जैसे कि ट्राइकोडर्मा वीडी से बीज उपचार कर रहे हैं तो फिर उसके बाद में आप दूसरा रासायनिक जो फफूंदनाशी है उसको न लगाएं। दूसरा हमारे किसान भाई का एक प्रश्न था कि इल्लियों की समस्या हमारे सोयाबीन फसल में आती है। सोयाबीन फसल में विशेष करके 3 इल्लियों की समस्या प्रमुखता से देखने को मिलती है। पहली इल्ली जो होती है जिसको ग्रीन सेमी लूपर बोलते हैं, दूसरी इल्ली तंबाकू की इल्ली कहलाती है और तीसरी जब फूल और फली वाली अवस्था आती है उस समय चने की इल्ली या हेलिकोपर्पा आर्मीजेरा का प्रकोप होता है। तो ये तीनों इल्लियों के नियंत्रण के लिए हमको समन्वित
कीट नियंत्रण उपाय अपनाना जरूरी है, क्योंकि किसान भाई अभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट रासायनिक दवाओं का उपयोग करने के कारण ये जो इल्लिया है ये बहुत सारी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता धारण कर ली है। तो सबसे पहले हमको जैविक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जैविक दवाओं में जैसे कि एक NPV का नाम सुना होगा, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये वायरस है, ये वायरस का स्प्रे करते हैं तो इल्लियों में बीमारी आ जाती है। दूसरा BT का नाम आता है जैविक दवाओं में, बेसिलस थ्रोंजेंसिस नाम की दवा आती है, इसका भी अपन उपयोग कर सकते हैं इल्लियों के नियंत्रण के लिए। साथ ही साथ हमको T आकार की खूंटियाँ खेत में लगाना चाहिए ताकि कि जो हमारे मित्र जीव पक्षी कीट है इनको चुन चुन के खा जाए। लास्ट हथियार के रूप में हमको रसायन के ऊपर जाना चाहिए। अगर ज़्यादा समस्या हमको देखने को मिलती है तो कुनॉल फास्ट दवा 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। और अधिक ज़्यादा समस्या आपको इल्लियों की नज़र आ रही है तो इंडोक्साकार्ब 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो इल्लियों की समस्या से आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा और कहाँ से? मेरा नाम है ओम प्रकाश पटेल, ग्राम नराना, तहसील सोनकत, जिला देवास का रहने वाला हूँ। और मेरा प्रश्न है कि कृषि विभाग द्वारा जो योजनाएं चलाई किसानों के लिए कौन कौन सी मुख्य योजनाएं चलाई जाती हैं? 25 से 30 योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिनसे किसान फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले अभी आप जो फसल बीमा योजना, सबसे पहले आपको उससे फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी योजना की जो नुकसान हो जाता है फसलों को, वो मैंने उसमें बताया कि जब प्रीमियम ही बहुत कम है, 1.5% खरीफ में है, 2% रबी में है और औषधि जो व्यावसायिक फसलें उनमें 5% है। तीसरी बात हमारी आर के बोआई है और प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये बहुत अच्छी योजना आई है। इसमें जो छोटे छोटे तालाब बनाए जाने जो पहले हम बंद हो गए थे, तो छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे किसानों को, जिससे कि सिंचाई के एरिया बढ़ेगा, क्योंकि मेन काम सिंचाई जब तक नहीं होगी तो आप उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हमारी चल रही है, RKBY योजना है, NMOOF है, नेशनल मिशन ऑफ ऑयल पाम एंड ऑयल सीड। तो जो सोयाबीन है इनके उत्पादन बढ़ाने के लिए है, विशेष प्रकार की योजना है। इनमें स्प्रिंकलर, पाइपलाइन सब में घटक है हमारे। और जो विभिन्न मतलब जैसे कि ST SC है उनको अलग अनुदान है, सामान्य वर्ग के किसान हैं उनको अलग अनुदान है। तो जो सभी योजनाएं ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपको करना है ऑनलाइन आप जाइए, जो भी कंप्यूटर सेंटर वहाँ पर अपने जा कर के अपनी जानकारी लेकर के फीड करिए। आपका जब नंबर आ जाएगा, आपको मोबाइल नंबर उसमें फीड रहेगा, आपके पास जानकारी आ जाएगी, आप कहीं से भी ले सकते हैं। कृषि यंत्र सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी कि किस कृषि यंत्र के बारे में, खासतौर से स्प्रिंकलर, पाइपलाइन के बारे में जो बात आती थी कि सब हमको ज़्यादा रेट में मिलते हैं, वो सब किसान सरकार ने दूर कर दी। आप अपने मनपसंद का स्प्रिंकलर, पाइपलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, डीजल पंप जहाँ से भी आपको लेना है लीजिए, और जो अनुदान है वो आपके खाते में चला जाए। सर मैं रामेश्वर भटल बोरखड़ा बल्ला से हूँ। फसल बीमा ये पूछना चाहता हूँ, कुछ खेत में नुकसान होता है और कुछ में नहीं होता है, तो उस खेत का अलग से बीमा करवाने लिए क्या रहेगा, उसकी प्रोसेस क्या रहती है, इसके बारे में? नहीं देखिए, बीमा अब तो ये पटवारी हल्का नंबर, इसकी यूनिट जो है ना पटवारी हल्का नंबर कर दी गई है। अब उसमें मेन क्या होगा, जब फसल कटाई प्रयोग होगा तो उसमें यदि आपका कितना उत्पादन आता है और फिर पिछले 5 सालों का कितना उत्पादन था, उसमें कितना अंतर आ रहा है, वो फिर कैलकुलेशन में जाएगा। यदि आपका नुकसान उस सीमा के अंदर आ गया तो आपको अनुदान मिल पाएगा, या आपका थोड़े समय नुकसान हो ऐसा थोड़ा उसका भी अब किसान के उसमें भी आने वाली अगले उसमें कि एक किसान का बीमा हो जाएगा तो वो समस्या भी निराकरण हो जाएगी। पर अभी आपका नुकसान उस लेवल में होना चाहिए। बीज प्रमाणीकरण अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यह है श्री प्रणय व्यास साहब, जो कि बीज प्रमाणीकरण अधिकारी उज्जैन है। मेरा तो आपसे यह अनुरोध है कि कोई भी बीज आप यदि बोना चाहते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है, पहले उसकी जांच कर लें कि वो उगने योग्य है या नहीं। चाहे वो आप खरीद के लाए हो, चाहे वो स्वयं का बीज हो, तो बीज की जांच कर ले। कुछ भी नहीं करना है आपको, बालू रेत 15 किलो लेना है, उसको साफ़ पानी से अच्छे से धो लें, और धोने के बाद में एक पुराने मटके को ऊपर से तोड़ के तगारी नुमा बना ले। ये 15 किलो गीली रेत उसके अंदर रख दें और 100 दाने गिन कर उसमें बो दें। यदि 80 दाने 8 दिन में उग जाते हैं उसमें, तो वो बीज बोने लायक है, अन्यथा वो बीज बोने लायक बिल्कुल नहीं है। उसका उपयोग बोनी में न करें। जहाँ तक गुणवत्ता युक्त बीज का है, तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीज प्रोग्राम से जुड़ने की कोशिश करें।
अपना 10% रकबा जो है वो बीज उत्पादन के लिए सुरक्षित रखें और अच्छी गुणवत्ता का बीज आप बनाएंगे तो हजारों किसानों का फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय व्यास साहब। और इसी के साथ दूरदर्शन की पूरी टीम और कृषि दर्शन की टीम के साथ हम आप सभी के आभारी हैं और आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।